हाय गाइस, दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है बेटा आप सबके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम इस वीडियो में जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले भी कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं, अब इसमें चलेंगे जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। पूरा कॉन्सेप्ट वाइज आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स डले हुए हैं। ठीक है, आ जाओ, बिना कोई टाइम वेस्ट करे अपना स्टार्ट करते हैं और इसको भी जल्दी से खत्म करते हैं। देखो क्या है, समझना। सबसे पहले जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में आपको पढ़ना क्या है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ दो टॉपिक इसमें पढ़ने होते हैं। पहला जॉइंट कॉस्ट को बांटना और दूसरा फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। आपको सिर्फ दो टॉपिक पढ़ने हैं। पहला है जॉइंट कॉस्ट को कैसे बांटे और दूसरा फर्दर प्रोसेस करें या ना करें जॉइंट प्रोडक्ट को या बाय प्रोडक्ट को। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। जैसे मान लो एक कॉमन प्रोसेस आपका चल रहा होता है, कॉमन प्रोसेस आपका चल रहा है इसके बाद जब दो पॉइंट अलग अलग आते हैं, इसको बोला जाता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जब दो प्रोडक्ट अलग अलग निकलते हैं, एक प्रोडक्ट अलग निकल गया, एक प्रोडक्ट अलग निकल गया, अब उसकी फर्दर प्रोसेसिंग अलग हो रही है, इसकी फर्दर प्रोसेसिंग अलग हो रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बस ये सीखना है जॉइंट प्रोडक्ट में जॉइंट कॉस्ट को कैसे बांटोगे और बाय प्रोडक्ट में जॉइंट कॉस्ट को कैसे बांटोगे और फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन आप कैसे कैसे लोगे। ठीक है, आओ। जॉइंट प्रोडक्ट वो होते हैं जिनकी कुछ मार्केट में अच्छी खासी वैल्यू होती है, बाय प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती। तो सबसे पहला बेटा एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट अमंग जॉइंट प्रोडक्ट्स। सबसे पहले जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट के बीच में अपन कैसे बांटेंगे, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ आ जाओ। सबसे पहला मेथड है फिजिकल यूनिट मेथड। फिजिकल यूनिट मेथड बहुत आसान होता है। जैसे आपके पास दो जॉइंट प्रोडक्ट है, मान लो तीन जॉइंट प्रोडक्ट है, ये बना है 100 किलो, ये 100 किलो है, इसकी क्वांटिटी 300 किलो दी है, इसकी क्वांटिटी 500 किलो दी है और आपके पास 9 लाख की जॉइंट कॉस्ट है, तो इसी में बांट दो। ठीक है, एलबीएस यानी पाउंड्स या गैलन्स जिसमें दे रखा है सीधा सीधा बांट दो। बहुत आसान सा मेथड है। ठीक है जी, नॉर्मल सा मेथड है। आगे आओ, इसके बाद अगला देखो क्या है, एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ मेथड। अगले मेथड को अगर आप ध्यान से देखो, लिखा है एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ। अब एनआरवी कैसे निकलती है, सबसे पहले हम लेंगे फाइनल सेल्स वैल्यू, उसमें से तीन चीज माइनस करेंगे। ध्यान रखना तीन चीज क्या क्या है। पहला माइनस करोगे प्रॉफिट, एक सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एक फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो हर जॉइंट प्रोडक्ट की अलग अलग दे रखी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले सेल्स वैल्यू। बेटा सेल्स वैल्यू लोगे तो यहां पर ध्यान रखना क्वांटिटी प्रोड्यूस की लोगे, सोल्ड की नहीं, क्योंकि आप एनआरवी इस वजह से निकाल रहे हो ताकि जॉइंट कॉस्ट को बांट सको और जॉइंट कॉस्ट हमेशा क्वांटिटी प्रोड्यूस पे बटेगी, ना कि सेल क्वांटिटी पे। ठीक है, हाँ सर। तो क्वांटिटी प्रोड्यूस ले लिया अपन ने, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग जो फाइनल क्वांटिटी प्रोड्यूस है वो ले लो, फाइनल सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, सबकी फाइनल सेल्स वैल्यू आ गई। तीन चीजें माइनस करोगे, प्रॉफिट, फर्दर प्रोसेसिंग, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें से जो चीज नहीं है जीरो मान लो, ये आ गई एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब फिर से वही जॉइंट प्रोडक्ट 1 है, जॉइंट प्रोडक्ट 2 है, मान लो इसकी भी एनआरवी दे रखी है, इसकी भी एनआरवी दे रखी है, कुछ नहीं करना, जॉइंट कॉस्ट को उठा करके सब में बांट देना है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल। हाँ सर, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आना, तो एनआरवी मेथड ऐसा ही है, बस एक चीज ध्यान रखना, क्वांटिटी प्रोड्यूस का लेना है। यूजिंग टेक्निकल एस्टीमेट। टेक्निकल एस्टीमेट का मतलब क्वेश्चन में कई बार वेट या इंपॉर्टेंस दे रखी होती है, इसी मेथड को वेटेड एवरेज मेथड भी बेटा बोला जाता है। अब वेटेड एवरेज मेथड लगेगा कैसे, पहला अल्टरनेटिव है फिजिकल यूनिट्स दे रखे हैं उस पर लगा दो, मतलब सबका केजी 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 है, पाउंड्स है, गैलन्स है, वो ले लो और जितनी इंपॉर्टेंस है, जैसे पहले वाले प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस 4 है, दूसरे वाले की इंपॉर्टेंस 2 है, तीसरे की 1 है, तो मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल, मतलब बेसिकली वेट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या आउटपुट की क्वांटिटी है, जैसे पहला 100 यूनिट बना, दूसरा 200, तीसरा 300, तो उसके बेसिस पे ले लो। देखो कैसे करोगे, जॉइंट प्रोडक्ट 1 है, जॉइंट प्रोडक्ट 2 है, मान लो ये दे रखा है 100 किलो, ये दे रखा है 300 किलो, और इंपॉर्टेंस या तो इंपॉर्टेंस के नाम से आएगा या वेट के नाम से आएगा। इसकी इंपॉर्टेंस 4 है, इसकी इंपॉर्टेंस 3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाल लो, ये आ गया 400, ये आ गया 900। अब आप इस रेशियो में बांट दो 4:9 में। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर दोनों डाटा क्वेश्चन में गिवन है, मतलब केजी वाला डाटा भी गिवन है और आउटपुट वाला डाटा भी गिवन है, तो बेटा दोनों अल्टरनेटिव से करके जॉइंट कॉस्ट को बांट के आना, क्योंकि आई से एआई बहुत सारे क्वेश्चन में करता है जहां पे फिजिकल क्वांटिटी भी दे रखी है और आउटपुट भी दे रखा है, तो दोनों को रिस्पेक्टिवली अलग अलग बार वेट से या इंपॉर्टेंस से मल्टीप्लाई करेगा और दोनों में जॉइंट कॉस्ट को बांट के दिखाएगा। ठीक है, आगे चलूं। चौथा मेथड देखो, चौथा मेथड क्या है आपका, मार्केट पॉइंट
मार्केट वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। बेटा सेपरेशन का मतलब ही होता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट। यहां तक सारी ज्वाइंट कॉस्ट लगती है, इसके बाद सेपरेट हो जाते हैं प्रोडक्ट। तो मार्केट वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन बोल लो, एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बोल लो, सेम है। या इसी को बोला जाता है रिलेटिव मार्केट वैल्यू मेथड। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आईसीआई ने यूज करा है, रिलेटिव मार्केट वैल्यू मेथड। क्या करेंगे, सबसे पहले क्वांटिटी प्रोड्यूस ले लो। कौन सी लोगे, स्प्लिट ऑफ वाली। अब फाइनल क्वांटिटी नहीं लेनी, लेनी अभी भी प्रोड्यूस है, सोल्ड नहीं लेनी, लेकिन कौन सी, स्प्लिट ऑफ वाली, क्योंकि मेथड का नाम क्या है, मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है सर, ले ली। जो सेलिंग प्राइस है स्प्लिट ऑफ का वो ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सेल्स वैल्यू आ गई स्प्लिट ऑफ पे। अब मान लो यहाँ सेल्स वैल्यू आई है 1 लाख, सेल्स वैल्यू ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस, बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं, ये 1 लाख आई है, ये 4 लाख आई है, और आपकी टोटल 20 लाख की ज्वाइंट कॉस्ट है, तो इसको इस बेसिस पे अपोर्शन कर दो, खत्म हो गया बिल्कुल। हाँ सर सही है, अच्छे से क्लैरिटी मिल गई सर। आगे आओ, मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग या मार्केट वैल्यू आफ्टर स्प्लिट ऑफ। अगर ये मेथड आएगा तो अब मैं मार्केट वैल्यू लूंगा लास्ट की। ध्यान रखना बेटा, मार्केट वैल्यू लिखा है दोनों मेथड में, तो सिर्फ सेलिंग प्राइस के बेसिस पे नहीं बढ़ता, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा फिर बटेगा। तो मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में क्वांटिटी प्रोड्यूस लो, फाइनल वाली। अगर ये फाइनल ले लो तो सेलिंग प्राइस भी फाइनल वाला लेना आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये सेल्स वैल्यू आ गई, और इसी सेल्स वैल्यू के बेसिस पे जॉइंट कॉस्ट को बांट दूंगा, खत्म। इजी है ना? हाँ सर बहुत इजी है, अच्छे से बढ़िया तरीके से एकदम क्लैरिटी मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला, एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड बेटा कुछ नहीं होता, जॉइंट कॉस्ट जो भी है, मतलब देखो क्या लिखा है, टोटल प्रोसेस कॉस्ट अप टू स्प्लिट ऑफ, मतलब जो जॉइंट कॉस्ट है उसे डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी से, मतलब जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है उससे। जैसे मान लो जॉइंट कॉस्ट है 10 लाख और आपने इसमें 2 प्रोडक्ट बनाए हैं, इसके 400 यूनिट, इसके 600 यूनिट, तो पहले 10 लाख को डिवाइड कर दो 1000 से, दोनों के सम से कर दिया, कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी, और उस कॉस्ट पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी जॉइंट कॉस्ट, बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे अपन यूनिट्स के रेशियो में बांटते हैं, बस आईसीएआई ने प्रेजेंटेशन ही तो अलग रखी है। अभी देखो आपको आईसीएआई का पूरा सब कुछ दिखा दूंगा, अच्छे से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, यहां तक सही है, आगे आओ। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन में क्या होगा, हम जॉइंट कॉस्ट को 2 पार्ट में बांटते हैं, एक वेरिएबल, जॉइंट वेरिएबल कॉस्ट, एक जॉइंट फिक्स कॉस्ट। अब आप बांटोगे कैसे, देखो सबसे पहले आप सेल्स वैल्यू ले लो स्प्लिट ऑफ का। सर स्प्लिट ऑफ का क्यों ले रहा हूं, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि मैं सिर्फ जॉइंट कॉस्ट को बांट रहा हूं ना, और जॉइंट कॉस्ट तक बांट कहां तक होती है, स्प्लिट ऑफ तक, तो सेल्स वैल्यू भी कौन सी लूंगा, स्प्लिट ऑफ वाली। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो जो सेल्स वैल्यू निकल रही है वो निकाल दो, सिंपल। सेल्स वैल्यू ले ली, सेल्स वैल्यू ले ली, हाँ सर ले ली। अब इसमें से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो। वेरिएबल कॉस्ट किस बेसिस पर बांटे सर, तो वेरिएबल कॉस्ट को बांटना या तो फिजिकल यूनिट के बेसिस पर, या टेक्निकल एस्टीमेट मतलब वेटेड एवरेज वाले के बेसिस पर, या एवरेज यूनिट कॉस्ट के बेसिस पर। 3 में से किसी भी मेथड के बेसिस पर बांट दो, सिंपल है ना। जैसे मान लो सेल आई, आपकी सेल वैल्यू आई 10 लाख और 20 लाख। अब जॉइंट कॉस्ट है मान लो 30 लाख है, 30 लाख में से 12 लाख आपकी वेरिएबल है, 18 लाख फिक्स है। तो पहले अपन 12 लाख को अपोर्शन करेंगे, किस बेसिस पर, क्वांटिटी के बेसिस पर कर दो। क्वांटिटी नहीं है तो आउटपुट, मतलब फिजिकल क्वांटिटी या आउटपुट, वो भी नहीं है तो वेटेड एवरेज, तीनों में से कुछ ना कुछ पक्का गिवन होगा, माइनस करो। जैसे माइनस करोगे यहाँ आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, ये आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस हुई तो कॉन्ट्रीब्यूशन। अब जॉइंट फिक्स कॉस्ट को बांटना ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ये ध्यान रखना, इसीलिए नाम है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। वेरिएबल कॉस्ट जाएगी 3 में से किसी मेथड के हिसाब से, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, और इसमें आपका प्रॉफिट अपने आप निकल करके आ जाएगा। ठीक है जी, आओ आगे चलते हैं। अगले मेथड का नाम है कांस्टेंट जीपी मार्जिन। बेटा देखो नाम के अंदर ही मेथड छिपा हुआ होता है, मेथड का नाम है कांस्टेंट जीपी मार्जिन। बात समझना, कांस्टेंट जीपी मार्जिन का मतलब है जितना कंपनी का जीपी है उतना ही हर प्रोडक्ट का जीपी है। मान लो आपके पास 3 प्रोडक्ट है एबीसी, तो पहले मैं कंपनी का जीपी निकालूंगा। अब कंपनी का जीपी कैसे आएगा, कंपनी की सारी सेल ले लो, कंपनी की सारी सेल ले ली, टोटल सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग सारी सेल। अब कंपनी की सारी कॉस्ट माइनस करो, कॉस्ट 2 ही होंगी, जॉइंट कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, माइनस कर दो। जैसे ही आपने सेल में से दोनों कॉस्ट माइनस कर दी तो आ जाएगा कंपनी का जीपी। सही बात है ना, इसमें सेलिंग एक्सपेंस वगैरह माइनस नहीं होते, क्योंकि वो तो नेट प्रॉफिट निकालने के काम आते हैं, हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो सेल्स ले ली, फाइनल सेल्स वैल्यू, ठीक है, पूरी फाइनल सेल्स वैल्यू ले लो, जितनी है क्वांटिटी प्रोड्यूस की, जैसे लेते हो सेम वैसे, क्योंकि आप जॉइंट कॉस्ट बांटने के लिए काम कर रहे हो, माइनस करो दोनों कॉस्ट।
सारे प्रोडक्ट की ज्वाइंट कॉस्ट साथ में होगी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अलग अलग होगी, सब ले लो, सारा माइनस कर दो, ये आ गया कंपनी का जीपी। अब सबसे पहले आप कंपनी के जीपी की परसेंटेज निकालो। कैसे निकलेगा? कंपनी का जीपी है मान लो 2 लाख और टोटल सेल थी कंपनी की 10 लाख, ये आ गया 20%। ऐसी मान लो मैंने अपने में मान लिया सिर्फ कि जीपी 8% है। बेटा अगर कंपनी का जीपी 8% है मतलब हर प्रोडक्ट का जीपी 8% रहेगा, ठीक है? हर प्रोडक्ट का जीपी 8% है और जीपी हमेशा सेल्स पर होता है, और अगर ये 8% ऑफ सेल्स है दैट मींस इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 92% ऑफ सेल्स होगी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्योंकि अगर जीपी 8% है दैट मींस टोटल कॉस्ट 92% है। हाँ सर। अब देखो आपके पास सेल्स की वैल्यू तो है ना? हाँ सर, मेरे पास सबकी सेल्स की वैल्यू थी और सेल्स की वैल्यू को अगर मैं 92% से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, है ना? सबकी अलग अलग टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब देखो आपके पास सबकी टोटल कॉस्ट आ चुकी है, इसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर दो, आपकी जॉइंट कॉस्ट बटी बटाई आ जाएगी। ठीक है, दोबारा सुन लो। आपका जीपी आया था 8%, आपने हर एक का जीपी 8 लिया तो 92% हर एक केस में क्या हो गई? कॉस्ट हो गई 92%। ठीक है, इसको फाइनल सेल वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, ये हो गई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, माइनस करो जॉइंट कॉस्ट आ जाएगी, बटी बटाई आ जाएगी, आपको बांटने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताना। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, इंपॉर्टेंट नोट सुन लो एक बार क्या है। ठीक है, मेथड सारे खत्म हो गए। जॉइंट प्रोडक्ट के बीच में जॉइंट कॉस्ट को कैसे बांटना है सारे मेथड हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कर लिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो। पहला, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट हम हमेशा क्वांटिटी प्रोड्यूस लेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अपने आप से सवाल पूछना, क्या आप प्रॉफिट निकालने के लिए क्वेश्चन कर रहे हो या जॉइंट कॉस्ट को बांटने के लिए? अगर कहीं पर भी हम जॉइंट कॉस्ट को बांटने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो हम क्वांटिटी प्रोड्यूस लेंगे, चाहे सेल्स वैल्यू में ही ले। ठीक है, फॉर फाइंडिंग आउट एक्चुअल प्रॉफिट तब हम सेल्स क्वांटिटी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा आता है, जैसे क्वेश्चन है मैंने कंपाइलर में भी कराया, स्टडी मैट में भी कराया, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन बतानी है। अगर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन बैलेंस शीट पर्पस के हिसाब से बतानी है तो आप क्लोजिंग स्टॉक को ले लो और टोटल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल कॉस्ट में आपकी जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट भी आएगी और फिक्स फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी आएगी पर यूनिट। ठीक है, अच्छा, जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट कैसे लोगे? जितनी जॉइंट कॉस्ट है, जितनी फाइनल क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है उससे डिवाइड करना, ये ध्यान रखना। क्योंकि जो आपकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है इसको भी तो आपने फाइनल क्वांटिटी प्रोड्यूस से करा होगा ना। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट के बाद ही तो फाइनल क्वांटिटी आती है, तो जब इसको इस बेस से डिवाइड करा है तो इसको भी सेम बेस से डिवाइड करोगे, टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देना क्लोजिंग स्टॉक से। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट के लिए, पीएनएल पर्पस के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए चाहिए तो सोल्ड क्वांटिटी लूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा कॉस्ट पर यूनिट से। ये क्वेश्चंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक है, कभी अगर स्प्लिट ऑफ पे प्रॉफिट निकालना है, कभी भी अगर स्प्लिट ऑफ पे प्रॉफिट निकालना है तो सिर्फ जॉइंट कॉस्ट का शेयर माइनस करोगे, ध्यान रखना, सेल में से सिर्फ जॉइंट कॉस्ट। अगर आपको प्रॉफिट जो है आफ्टर स्प्लिट ऑफ निकालना है तो जो फाइनल सेल्स वैल्यू है, जैसे वहां तो आपने सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ ली, उसमें से जॉइंट कॉस्ट माइनस करी, या फाइनल सेल्स वैल्यू लोगे और दोनों चीज माइनस करोगे, जॉइंट कॉस्ट भी और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। अब देखो कई बार क्या होता है ना, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनना इस बात को। कभी कभी क्या होगा, आपके सामने क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको डिसीजन इस बेसिस पर देना है कि प्रॉफिट एट द रेट ऑफ स्प्लिट ऑफ, स्प्लिट ऑफ पे प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट आफ्टर स्प्लिट ऑफ कितना हुआ, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग में कितना प्रॉफिट हुआ। इसके बेसिस पे आपको डिसीजन देना है। मान लो एक प्रोडक्ट है जिसमें यहाँ प्रॉफिट 10,000 का हो रहा है और यहाँ प्रॉफिट 15,000 का हो रहा है, तो मैं बोलूंगा फर्दर प्रोसेसिंग करो। या अगर स्प्लिट ऑफ पे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा मैं बोलूंगा फर्दर प्रोसेसिंग ना करो। समझ आता है बेटा? अगर प्रॉफिट के बेसिस पर आप डिसीजन दे रहे हो तो ध्यान रखना, इन दोनों पे जब आप जॉइंट कॉस्ट को बांटोगे ना तो जॉइंट कॉस्ट को एक ही बेसिस पे बांटना। बात समझो, मैं प्रॉफिट के बेसिस पर डिसीजन दे रहा हूं, अगर मैंने जॉइंट कॉस्ट को ही अलग अलग मेथड में बांट दिया तो डिफरेंस तो वैसे ही आ जाएगा। तो मेरे को जॉइंट कॉस्ट को सेम बेसिस पे बांटना, ध्यान रखना। और इसके लिए मैक्सिमम टाइम आईसीएआई यूज करता है। जॉइंट कॉस्ट को किस पे बांटेगा? मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ के बेसिस पर। देखो, सेल्स वैल्यू या मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, जिसको रिलेटिव मार्केट वैल्यू भी बोला जाता है। इसका प्रॉपर रीजन मैंने रेगुलर क्लासेस में दे रखा है, अभी बस आपको ये बता रहा हूं कि ऐसे करना। कभी कभी आईसीआई ने एक क्वेश्चन में क्वांटिटी प्रोड्यूस के बेसिस पे भी बांटा है, पर मैक्सिमम टाइम वो क्या यूज करता है? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। ठीक है, अच्छा, टोटल कॉस्ट पर यूनिट कैसे आती है? तो जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट दोनों को डिवाइड करना यूनिट्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग से, क्योंकि ये तो उसी से डिवाइड होगा, तो इसको भी बेस सेम रखने के लिए यही करना पड़ेगा। क्वांटिटी प्रोड्यूस कैसे आएगा? ये तो हमने बजट में भी बहुत बार पढ़ा है। क्वांटिटी प्रोड्यूस कैसे आता है? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी,
ये हो गया क्वांटिटी प्रोड्यूस, कभी नहीं आया समझ में तो। अच्छा, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन हमें हमेशा पेपर में किस प्रेजेंटेशन के साथ करना है वो ध्यान रखना। ये पता नहीं, आई होप आपको दिख रहा होगा, बहुत लाइट लिखा है, नहीं तो मैं समझाते हुए चलूंगा। फर्दर प्रोसेस किसी चीज को करे या ना करे, किस बेसिस पे बोलोगे? सबसे पहले सेल्स वैल्यू ले लो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। सेल्स वैल्यू फर्दर प्रोसेसिंग मतलब फाइनल सेल्स वैल्यू ले ली, माइनस कर दो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, इसको बोला जाएगा एडिशनल रेवेन्यू। एडिशनल रेवेन्यू इतना है। अब एडिशनल कॉस्ट माइनस करूंगा, जनरली एडिशनल कॉस्ट एक ही होती है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, आपने वो माइनस करी, आ गया नेट बेनिफिट। जनरली तो क्वेश्चन में इतना ही होता है कि नेट बेनिफिट पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो ले लो, ठीक है। अब आप एक बात सुनना, नेट बेनिफिट तक तो सब कुछ सही है, ठीक है। अब कई बार एक क्वेश्चन ऐसा है, मैं वो क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। जॉइंट प्रोडक्ट थे पी और क्यू, और अगर मैं पी को फर्दर प्रोसेस कर रहा था तो ये AR बन रहा था, ठीक है। तीनों के सेलिंग एक्सपेंस भी दे रखे हैं, नेट बेनिफिट तक तो सब कुछ सही है। सेलिंग एक्सपेंस, इसके सेलिंग एक्सपेंस है 10 लाख, इसके सेलिंग एक्सपेंस है 15 लाख, और इसके सेलिंग एक्सपेंस है 20 लाख, ठीक है। समझना, क्यू से तो मेरे को मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्यू फर्दर प्रोसेस हो नहीं रहा, उसको छोड़ो। अब बेटा अगर आप पी से AR बना रहे हो तो ये देखो सेलिंग एक्सपेंस में फायदा हो रहा है या नुकसान। पहले सेलिंग एक्सपेंस 10 लाख थे, अब 20 लाख हो गए हैं, मतलब बढ़ गए। 20 लाख की जगह ऐसे मान लो 16 लाख है, 6 लाख से खर्चा बढ़ गया है, तो नेट बेनिफिट में से माइनस करना अगर सेलिंग एक्सपेंस फर्दर प्रोसेसिंग के टाइम पे बढ़े, ठीक है। दूसरा केस ये भी हो सकता है, पहले 10 लाख लग रहे थे, अब 8 लाख लग रहे हैं, तो अब सेलिंग एक्सपेंस कम हो गए हैं 2 लाख। अगर सेलिंग एक्सपेंस कम हुआ है तो बेनिफिट में वो ऐड कर देना, प्लस कर देना। तो कोई भी खर्चा अगर फर्दर प्रोसेसिंग की वजह से कम हुआ है तो उसे बेनिफिट में ऐड करना है। कोई भी खर्चा फर्दर प्रोसेसिंग की वजह से ज्यादा हुआ है तो जितने से ज्यादा हुआ है उतने से नेट बेनिफिट को कम कर देना, माइनस कर देना, ये आ जाएगा आपका एक्चुअल में बेनिफिट। अब अगर एक्चुअल में बेनिफिट पॉजिटिव है तो बिल्कुल फर्दर प्रोसेस करो, एक्चुअल में बेनिफिट नेगेटिव है तो फर्दर प्रोसेस मत करना, स्प्लिट ऑफ पे बेच देना, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ सब कुछ? अब एक बार एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन भी ध्यान से सुन लो, सारे कंपाइलर के पॉइंट यहीं पर ले रहा हूं आपके। एक बार क्वेश्चन आया, एक कंपनी है, मान लो ABC कंपनी, और ABC कंपनी अभी फर्दर प्रोसेस कर रही है, ठीक है। ABC कंपनी अभी फर्दर प्रोसेस कर रही है अपने एक प्रोडक्ट को, मान लो P एक प्रोडक्ट है जिसको फर्दर प्रोसेस कर रही है, ठीक है। अब इसके बाद सामने से कंपनी आई D कंपनी, और D कंपनी इनको ऑफर दे रही है तुम फर्दर प्रोसेस मत करो, तुम स्प्लिट ऑफ पे जो आ रहा है ना प्रोडक्ट P वो हमारे को बेच दो, हम इतना इतना प्राइस देना चाह रहे हैं। तो भी आप फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन ऐसे करोगे, और अगर फर्दर प्रोसेसिंग में आपका फायदा आ रहा है तो नीचे कंक्लूजन में ये लिखना कि भैया हम D कंपनी का ऑफर रिजेक्ट कर देंगे, हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। हाँ, मेरे को फर्दर प्रोसेस करने में नुकसान हो रहा है तो मैं D कंपनी का ऑफर एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे D कंपनी स्प्लिट ऑफ वाला सामान खरीद रही है, ठीक है। अच्छा, सामने से ऑफर ही फर्दर प्रोसेस का आया तो सीधा सीधा डिसीजन दे देना। तो डिसीजन थोड़ा ध्यान से लिखना, ये कह रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में वही लिखा है, प्रोसेस करना है या स्प्लिट ऑफ पे बेचना है, ठीक है। अच्छा, जॉइंट कॉस्ट को अगर बाय प्रोडक्ट में बांटोगे तो बाय प्रोडक्ट में कैसे बांटोगे समझो। पहला होता है मार्केट वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, जो बहुत आसान है। आप जितनी जॉइंट कॉस्ट है, जैसे समझना, आपको समझाता हूँ। जॉइंट कॉस्ट दे रखी है मान लो 10 लाख, और आपके दो है, एक है मेन प्रोडक्ट और एक है बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट की जितनी मार्केट वैल्यू है, मान लो बाय प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू है 1 लाख, तो इतनी जॉइंट कॉस्ट सीधी सीधी 1 लाख की जॉइंट कॉस्ट इसको दे दो, क्योंकि हम तो ऐसा मानते हैं जितनी कॉस्ट है उतनी ही सेल्स वैल्यू होगी, क्योंकि बाय प्रोडक्ट पे हमें कुछ कमाना नहीं होता। तो 1 लाख इस पर चला गया, बाकी सारा 9 लाख यहाँ आ गया, ठीक है। तो जो भी टोटल जॉइंट कॉस्ट होगी उसमें से बाय प्रोडक्ट की जितनी मार्केट वैल्यू है उतना जॉइंट कॉस्ट का शेयर उसे दे दो, बाकी का बैलेंसिंग फिगर जितने जॉइंट प्रोडक्ट है उन सब में बांट देना। जैसे ऊपर वाले मेथड है, हर मेथड के हिसाब से आप बहुत आराम से बांट सकते हो, ठीक है सर, क्लियर हुआ? अगला देखो, एनआरवी मेथड, सेम वैसे ही एनआरवी निकालनी आपको आती है? हाँ सर, बिल्कुल सेम वैसी एनआरवी निकलेगी जैसे हमारी निकलती थी। फाइनल सेल्स वैल्यू क्वांटिटी प्रोड्यूस माइनस करोगे उसमें से, फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस माइनस करोगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, प्रॉफिट और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एनआरवी आ जाएगा। तो मान लो 10 लाख की जॉइंट कॉस्ट है और बाय प्रोडक्ट की एनआरवी आ रही है 2,60,000, तो इतना ही जॉइंट कॉस्ट का शेयर इसको दे दो, 2,60,000। 2,60,000 का जॉइंट कॉस्ट का शेयर इसको दे दो, बाकी का कितना बच गया? बच गया 740, और बाकी का 740 सारे जॉइंट प्रोडक्ट या अगर एक ही मेन प्रोडक्ट है उसमें डाल देना। मतलब बाय प्रोडक्ट में झंझट नहीं है, जितनी इसकी मार्केट वैल्यू उतनी इसकी जॉइंट कॉस्ट, जितनी इसकी एनआरवी उतनी इसकी जॉइंट कॉस्ट, बाकी की दूसरों में बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये थ्योरी है बिल्कुल। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखना। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, पास्ट एक्सपीरियंस और टेक्निकल डेटा के बेसिस पे देखना जब कंपैरेटिव प्राइस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, अगर कंपैरेटिव प्राइस अवेलेबल है ये नहीं लगेगा।
स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है अपने पीछे के आप स्टैंडर्ड्स को देखो, पास्ट एक्सपीरियंस को देखो कि बाय प्रोडक्ट पे इतना खर्चा जाना चाहिए तो उतना दे दो जॉइंट कॉस्ट में से, बाकी बाकियों में बांट दो। ठीक है। कंपैरेटिव प्राइस का मतलब होता है अगर सिमिलर या अल्टरनेट मटेरियल है, कोई सब्स्टिट्यूट है, उसका प्राइस अवेलेबल है। जैसे एग्जांपल देता हूं समझना, 10 लाख की ज्वाइंट कॉस्ट है और मैंने 2 प्रोडक्ट बनाए, एक है ज्वाइंट प्रोडक्ट, एक है बाय प्रोडक्ट। अब बाय प्रोडक्ट इसका तो मेरे को नहीं पता चल रहा खर्चा कितना डालूं, बट इसका एक सब्स्टिट्यूट है अवेलेबल मार्केट में जो 2 लाख में मिलता है। अगर बेटा वो 2 लाख में मिल रहा है तो मैं इस पे 2 लाख का खर्चा डाल दूंगा, बाकी 8 लाख अपने ज्वाइंट प्रोडक्ट को दे दूंगा। थ्योरी है बस, ठीक है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? कई बार क्या होता है, देखो इनपुट से आपने करा प्रोसेस, प्रोसेस करके आपने आउटपुट करा, आउटपुट के बाद आपका मेन प्रोडक्ट या जॉइंट प्रोडक्ट आया और बाय प्रोडक्ट आया। अब कई बार क्या होता है, मैं इस बाय प्रोडक्ट को बाहर नहीं बेचता, अपनी ही किसी और इंडस्ट्री में इसको यूज कर लेता हूं। तो अगर आप ऐसे कर रहे हो, रीप्रोसेस कर रहे हो सेम प्रोसेस में एज अ पार्ट ऑफ इनपुट प्रोसेस, तो आप उसकी वैल्यू लोगे जिस भी प्रोसेस में यूज कर रहे हो उसमें मटेरियल कितने का आ रहा है, सेम उस बेसिस पर। बात समझना, मैंने निकाला बाय प्रोडक्ट निकल कर आया, अब मेरे बहुत सारे धंधे हैं तो मैंने उसी बाय प्रोडक्ट को कुछ और बनाने के लिए यूज करा। ठीक है, मान लो चप्पल बना रहा हूँ, चप्पल बनाते हुए थोड़ा सा बाय प्रोडक्ट निकला, रबड़ निकल गई थोड़ी सी। अब उस रबड़ से मैं कुछ बच्चों के खिलौने विलौने बना रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ, तो बच्चों के खिलौने बनाते हुए मटेरियल जितने का लग रहा है ना, इस बाय प्रोडक्ट को उसी रेट पे मैं लूंगा। पूरे आईसीआई के मटेरियल में, कंपाइलर में, कहीं पर भी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, बट मैं समझा रहा हूँ आपको कि अगर आएगा तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, मान लो जो टॉय है, टॉय पे मटेरियल लिया जा रहा है 8 रुपए पर यूनिट के बेसिस पर, तो मैं अपने बाय प्रोडक्ट को भी 8 रुपए के हिसाब से ले लूंगा। मतलब जिस प्रोसेस में डाल रहे हो उस प्रोसेस में जिस बेसिस पे मटेरियल लिया जाएगा उसी बेसिस पर आपको इसको भी लेना पड़ेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा और बचा है। कभी कभी बाय प्रोडक्ट के रेवेन्यू आएंगे, तो बाय प्रोडक्ट की जो इनकम है, इनकम को कैसे ट्रीट करोगे? अब इनकम को ट्रीट करने के 2 तरीके, या तो कॉस्टिंग पीनल में सीधा क्रेडिट साइड पे दिखा दो, भाई पीनल में क्रेडिट साइड पे दिखा दो, खत्म। पीनल पे क्रेडिट साइड पे दिखाओगे मतलब आप उसे अलग से इनकम मान रहे हो। कई बार क्या होता है, मैं तो मानता हूं बाय प्रोडक्ट तो एक कबाड़ है, कबाड़ अगर कबाड़ी वाला लेकर के जाएगा तो मैं बोलता हूं भाई मेरी कॉस्ट को कम कर दो, तुम इनकम में मत दिखाओ, तो आप वो भी कर सकते हो। देखो क्या होगा, अगर स्मॉल वैल्यू है, बहुत ही कम वैल्यू है, तो पीएनएल अकाउंट में दिखा सकते हो मिसलेनियस इनकम और एडिशनल रेवेन्यू के हिसाब से। या जॉइंट प्रोसेस, जब आप प्रोसेस का अकाउंट बनाते हो यहां दिखाते हो ना सेल ऑफ स्क्रैप, सेम वैसे बाय प्रोडक्ट की इनकम यहां दिखा दो। क्योंकि आपने अगर प्रोसेस अकाउंट ध्यान से पढ़ा है तो अगर यहाँ स्क्रैप की सेल, नॉर्मल लॉस की सेल आती है कि नॉर्मल लॉस कबाड़ी वाला ले गया, तो जितनी आपकी जॉइंट कॉस्ट होती है उतने से ये कम हो जाती है कॉस्ट, है ना। मान लो जॉइंट कॉस्ट थी 1 लाख की और बाय प्रोडक्ट मेरा 5,000 में बिक गया, तो मैं बोलूंगा ना 5,000 सीधा माइनस करो, 95,000 डालेगा। एक तरीका वो है। नहीं तो अगर आप इसको कॉस्ट को नहीं छेड़ना चाहते तो यहाँ कुछ मत करो, सीधा पीएनएल में दिखा दो अलग से 5,000, दोनों में से कोई भी एक तरीका कर लेना। ठीक है, अच्छा अगर बाय प्रोडक्ट बेटा बाहर बिक रहा है बहुत ही ज्यादा कंसीडरेबल वैल्यू में, तो इसको फिर बाय प्रोडक्ट मानो ही मत, इसको जॉइंट प्रोडक्ट मान के क्वेश्चन कर लेना। ठीक है सर, अगर जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में, अगर बाय प्रोडक्ट में आगे कोई फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है तो फिर फर्दर प्रोसेसिंग के केस में आप एनआरवी निकालना, क्योंकि एनआरवी निकालनी आपको आती है। फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस करोगे 3 चीजें, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फर्दर प्रोसेसिंग और आपका प्रॉफिट। तो अगर फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है तो पहले एनआरवी निकालो। अब अगर एनआरवी स्मॉल है, ध्यान से समझना, अगर आपकी एनआरवी स्मॉल है तो सेम वैसे ही करना। पीएनएल अकाउंट वाला मेथड है या दूसरा मेथड है जॉइंट प्रोसेस, जैसे करना है दोनों में से कर सकते हो, या तो कॉस्ट को कम कर दो या पीएनएल में दिखा दो। लेकिन अगर आपकी एनआरवी जो है वो एक कंसीडरेबल अमाउंट है तो फिर इसको जॉइंट प्रोडक्ट मान लेना। मतलब बाय प्रोडक्ट के रेवेन्यू को मानने के मैं सिंपल बोलूं 2 तरीके। अगर बहुत छोटा सा है तो क्या करो, या तो पीएनएल में दिखा दो या अपनी कॉस्ट को कम कर दो, खत्म। लेकिन अगर बाय प्रोडक्ट से एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट आ रहा है तो फिर वो बाय प्रोडक्ट है ही नहीं ना, फिर तो वो जॉइंट प्रोडक्ट बन गया ना। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट बेटा सारा कुछ हमने अच्छे तरीके से कर लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके बाद अब आप जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, बहुत मासूम सा चैप्टर था। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में पूछो। आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करना, सब बच्चों के साथ शेयर करना कि भाई सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से करा दिया इस बंदे ने। ठीक है, और आप कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। इसी के साथ आपका कॉन्सेप्ट सीरीज का ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से खत्म हो चुका है। अब आप इसके बाद स्टडी मैट पूरा कर सकते हो, आईसीएआई का कंपाइलर वीडियो पूरा देख सकते हो, स्टडी मटेरियल वाला वीडियो देख लो, पूरा जेपीपीपी अच्छे से निपटा दो, क्योंकि कभी कभी ये पेपर में 8-8 मार्क्स का भी आ जाता है। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। एंड अगर मजा आया तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।